हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 10 अप्रैल, ऑप्शन बी है 12 अप्रैल, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल, ऑप्शन डी है 18 अप्रैल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 10 अप्रैल। और 2023 की इसकी थीम है वन हेल्थ वन फैमिली। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा गाइया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी है जाक्सा, ऑप्शन सी है ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन डी है सीएनईएस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए। खबरों में रहा गाइया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। एंड GAIA स्टैंड्स फॉर ग्लोबल एस्ट्रोमेटिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। GAIA स्टैंड्स फॉर ग्लोबल एस्ट्रोमेटिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों था? तो इसने डिस्कवर किया है न्यू काइंड ऑफ ब्लैक होल और जिसे माना गया है कि यह अर्थ के सबसे क्लोज है। नेक्स्ट आते हैं, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर क्या है? आपके पास ऑप्शन है यह एक ऑनलाइन साइबर क्राइम मार्केट प्लेस पर मल्टीनेशनल रेड है। ऑप्शन बी है यह ड्रग तस्करी नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए एक ऑपरेशन है। ऑप्शन सी है रूसी हमले के बाद उभरने के लिए यह यूक्रेन का बहुपक्षीय समर्थन है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यह एक ऑनलाइन साइबर क्राइम मार्केट प्लेस पर मल्टीनेशनल रेड है। ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यह एक ऑनलाइन साइबर क्राइम मार्केट प्लेस पर मल्टीनेशनल रेड है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर है यह कोएलिशन है ऑफ 44 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, इंक्लूडिंग फ्रॉम US, UK, द नीदरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और इन्होंने क्या किया है? शटडाउन किया है द साइबर क्राइम वेबसाइट जेनेसिस मार्केट को। जेनेसिस मार्केट क्या है? यह एक ऐसी जगह है जहां हैक्ड अकाउंट को खरीदा और बेचा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का मसौदा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए रूपरेखा प्रदान करता है? आपके पास ऑप्शन है 10 से 18 साल, ऑप्शन बी है 5 से 15 साल, ऑप्शन सी है 6 से 18 साल, ऑप्शन डी है 3 से 18 साल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3 से 18 साल। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का मसौदा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए रूपरेखा प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3 से 18 साल। नेक्स्ट आते हैं, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्थित भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है जर्मनी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रूस। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्थित भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रूस के सहयोग से। और क्या आपको याद रखना है, जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है? तो रशियन डेवलप टेक्नोलॉजी है PWR न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और VVER 1000 टाइप रिएक्टर यूज करता है, जिसको और क्या जानते हैं? वाटर पावर रिएक्टर के नाम से। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह विश्व आर्थिक आउटलुक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को द्विवार्षिक बाई एनुअली रूप से प्रकाशित करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है? इसने भारत की खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन को फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.7% से फाइनेंशियल ईयर 2024 में
4.9% तक कम करने का अनुमान लगाया है। यहाँ तक बिल्कुल सही है। आगे क्या है, जो मोटे तौर पर आरबीआई के अनुमान के अनुरूप है, ये गलत है, क्योंकि आरबीआई ने कितना बताया है इन्फ्लेशन, आरबीआई ने बताया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 5.2% और आईएमएफ ने कितना बताया है 4.9%। तो आरबीआई के अनुरूप नहीं है, आरबीआई से कम बताया है, तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ओनली वन। एक बार फिर से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को बाई एनुअली रूप से प्रकाशित करता है, तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, इसने भारत की खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन को फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.7% से वित्त वर्ष 2024 में 4.9% तक कम करने का अनुमान लगाया है। यहाँ तक बिल्कुल सही है। जो मोटे तौर पर आरबीआई के अनुमान के अनुरूप है, नहीं, आरबीआई से कम बताया है आईएमएफ ने। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली वन आपका सही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आईएमएफ ने रिटेल इन्फ्लेशन कितना बताया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 4.9%, आरबीआई ने कितना बताया है 5.2%, और आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 20 बेसिक पॉइंट से घटाकर कितना कर दिया है 5.9%। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में देखा गया गुड फ्राइडे समझौते में शामिल नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में से ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है इटली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इटली। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट में यूएसए भी शामिल था, ग्रेट ब्रिटेन भी शामिल था, यूके भी शामिल था और आयरलैंड भी शामिल था। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। द गुड फ्राइडे एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 10 अप्रैल 1998। कब साइन हुआ था गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, 10 अप्रैल 1998 को, बिटवीन फैक्शन ऑफ नॉर्थर्न आयरलैंड एंड द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड to end decades of violence in Northern Ireland among those who wish to remain with the United Kingdom and those who wanted to join Ireland। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, वायलेंस हो गया था। आधे लोगों का मानना था, आधे लोगों का ये मानना था कि हमें यूके में जाना चाहिए और कुछ लोगों का मानना था कि हमें आयरलैंड को ज्वाइन करना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में क्या था, वायलेंस था। तो इसे ख़त्म किया गया था गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के द्वारा। और अभी ये करेंट अफेयर में क्यों बना हुआ है, क्योंकि इस बार 25th एनिवर्सरी थी गुड फ्राइडे एग्रीमेंट का, और वहाँ पे कौन गए थे, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन। तो एक करेंट अफेयर में बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन को अधिसूचित किया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय ने, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन को अधिसूचित किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 10। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6। करंट में भारत में कितने नेशनल पार्टी है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6। पहले 8 थी, तो 3 पार्टी से राष्ट्रीय दर्जा का क्या बोलते हैं, नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। वो कौन सी पार्टी है? 3 पार्टी से नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। एक है आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दूसरी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, और तीसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। और किसे मिला है नेशनल पार्टी का दर्जा? तो आम आदमी पार्टी को। तो भारत में अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है? नेशनल पार्टी है 6 है। किनका दर्जा छीन लिया गया है? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, और आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। तो करंट में 6 नेशनल पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई एम,
बहुजन समाज पार्टी BSP, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP एंड द आप आर नाउ नेशनल पार्टी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिलता है? एज पर द ECI पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल 2019 हैंडबुक, ए पॉलिटिकल पार्टी वुड बी कंसिडर्ड ए नेशनल पार्टी इफ। तो पहला क्या है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 या मोर स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, जैसे आप पार्टी को मिला है। सेकंड क्या है? जो सेकंड है, लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% वोट मिला हो और साथ ही 4 लोकसभा सीट उन्होंने जीता हो, एटलीस्ट 4 MP इन द लास्ट लोकसभा पोल्स। सेकेंड कंडीशन क्या है? लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% वोट मिला हो। की पॉइंट क्या है? 6% वोट मिला हो और साथ ही 4 लोकसभा सीटें भी जीती हो, जो पिछला लोकसभा पोल हुआ था। और तीसरा कंडीशन क्या है? कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीट जीती हो। जो पार्टी है कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीट जीती हो। तो आपको की पॉइंट याद रखना है। पहला क्या है? जो पहला है, उस पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। दूसरा क्या है? लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% वोट मिला हो और साथ ही 4 लोकसभा सीटें भी हो। तीसरा क्या है? कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो तो उन्हें क्या मिलता है? नेशनल पार्टी का दर्जा। नेक्स्ट आते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए युगांडा, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है UAE। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, युगांडा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, युगांडा, और ये वाराणसी का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो आप, जो ये आपका था क्या बोलते हैं, तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, ये क्या है? इनिशिएटिव है ऑफ ओवरसीज फ्रेंड ऑफ BJP और युगांडा का टू कंट्रीब्यूट टू फर्दर ब्यूटिफाइंग द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड। किसकी बात हो रही है? वाराणसी की बात हो रही है। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? 2022 से 2025 की अवधि के लिए अफ्रीका की ओर से गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो युगांडा। नेक्स्ट आते हैं, जुपिटर बृहस्पति के अंतरिक्ष मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, नासा ने हाल ही में जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरर जूस मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह और इसके बर्फीले चंद्रमाओं की विस्तृत खोज करना है, जिसमें संभावित रूप से रहने योग्य वातावरण है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ नासा ना होगे क्या होगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी होगा। ठीक है, नासा ना होगे क्या होगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। दूसरा क्या है? इससे पहले केवल 2 अन्य अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति की जांच की है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे हम लोग कौन सा अंतरिक्ष यान है। तीसरा क्या है? जब तक जूस बृहस्पति तक पहुँचता है तब तक एक अन्य अंतरिक्ष यान ESA का यूरोपा क्लिपर पहले से ही ग्रह की परिक्रमा कर रहा होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, लेकिन गलत कहाँ पे है? यहाँ पे ESA ना होगी क्या होगा? नासा होगा। जो यूरोपा क्लिपर मिशन है किसका है? नासा का है, ना कि ESA का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो थर्ड भी आपका गलत हो गया। एक्चुअली क्या है कि जूस कब तक पहुँचेगा? 2031 तक। जूस कब तक पहुँचेगा? 2031 तक।
और यूरोपा क्लिपर पहुंच जाएगा 2030 तक। तो बाकी सारा लाइन तो सही है, सारा स्टेटमेंट सही है। गलत कहाँ पे है? यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ना हो के क्या होगा? नासा होगा। तो कौन सा स्टेटमेंट केवल सही है? सेकंड स्टेटमेंट आपका केवल सही है यहाँ पे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओनली 2। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। अच्छा, दो स्पेसक्राफ्ट कौन थे? तो एक तो था आपका द गैलीलियो प्रोब और दूसरा है आपका जूनो। नेक्स्ट आते हैं, इडू मिस्मी बड़े मिस्मी समूह की उप जनजाति है। अन्य दो है मिस्मी समूह के दिगारू और मिजू, किस राज्य में है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि इडू मिस्मी जो कि बड़े मिस्मी समूह की उप जनजाति है किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। इडू मिस्मी बड़े मिस्मी समूह की उप जनजाति है और जो अन्य समूह हैं एक का नाम है दिगारू और दूसरे मिजू, किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, न्यूज में क्यों बना हुआ है? इडू मिस्मी अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी तिब्बत में बड़े मिस्मी समूह की एक उप जनजाति है। अपने बुनाई और शिल्प कौशल के लिए जाने जाने वाले इंदू मिस्मी मुख्य रूप से तिब्बत की सीमा से लगी मिस्मी पहाड़ियों में रहते हैं। जो इडू मिस्मी है ये कहाँ पे रहते हैं? तिब्बत की सीमा से लगी मिस्मी पहाड़ियों में रहते हैं। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? करंट अफेयर में क्यों बने हुए हैं? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के जो चीफ है SP यादव ने कहा है कि जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में, इसे टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो ये जो उप जनजाति है ये इसका विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, SCO शिखर सम्मेलन 2022-23 के अवसर पर किस मंत्रालय ने युवा लेखकों के सम्मेलन का आयोजन किया? आपके पास ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है MSME मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, पीड़ा कुनफर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। पीड़ा कुनफर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती किस दिन मनाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है 15 अप्रैल, ऑप्शन बी है 20 अप्रैल, ऑप्शन सी है 16 अप्रैल, ऑप्शन डी है 11 अप्रैल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 11 अप्रैल को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले ने लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल कब खोला था? 1848 में। कहाँ पे? पुणे में। तात्या साहेब भिंडे के निवास या भिंडेवाड़ा में शुरू किया था। और ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और है एक, ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो 1888 में सामाजिक कार्यकर्ता विठल राव कृष्णजी वंदेकर द्वारा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किन्हें? ज्योतिबा फूले को। नेक्स्ट आते हैं, हे फीवर किस देश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है USA अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। हे फीवर किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिहार। कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिहार। यह IT नेटवर्क है
जो यह आईटी नेटवर्क है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन से, यह आईटी नेटवर्क है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और ये क्या करेगा, इसे मजबूत करेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क है यह आईटी नेटवर्क है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो इसे क्या करेगा, मजबूत करेगा। नेक्स्ट आते हैं राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, सूचकांक नीति आयोग के सहयोग से विद्युत मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना ने इंडेक्स के फ्रंट रनर श्रेणी में फीचर किया है, चित्रित किया है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जो रिपोर्ट आया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट आया हुआ है किसने इसे डेवलप किया है, द इंडेक्स डेवलप बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE इन एसोसिएशन विथ एलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे नीति आयोग कहीं नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है। सेकंड आते हैं, और जो ये इंडेक्स आया हुआ है तो दो कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है। एक है आपका फ्रंट रनर और दूसरा है अचीवर। तो फ्रंट रनर में है, फ्रंट रनर का मतलब क्या हुआ, जिसका स्कोर 60 से अधिक है, और अचीवर का मतलब हुआ जिनका स्कोर 50 से 60 के बीच में है। तो ऐसे 5 राज्य हैं जो फ्रंट रनर में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। बात समझ में आ रही है, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2, पहला गलत है। और अचीवर में कौन से राज्य शामिल है, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। अचीवर का मतलब क्या हुआ, स्कोर कितना है, 50 से 60 के बीच में। और फ्रंट रनर श्रेणी में जो स्टेट है उनका स्कोर कितना है, ग्रेटर देन 60। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वार गेम कोड नेम ओरियन की मेजबानी कर रहा है, जिसे अप्रैल के तीसरे सप्ताह से 5 मई तक आयोजित होने की उम्मीद है। एक्चुअली स्टार्ट है 15 अप्रैल से। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है और भारत की तरफ से राफेल गया हुआ है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, क्षोभ मंडलीय उत्सर्जन निगरानी प्रदूषण यंत्र ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपकरण है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है जाक्सा, ऑप्शन डी है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नासा। ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपकरण है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नासा। और इसे लॉन्च किसने किया था, SpaceX ने। किस रॉकेट से, फाल्कन 9 से। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे क्या मिलेगा आपको, जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 का पूरा संकलन, कंपाइलेशन करंट अफेयर का। इसके अलावा पिछले महीने का भी है, दिसंबर का भी है, नवंबर का भी है। और बेस्ट 200 जनवरी से अक्टूबर तक का मैंने अपलोड कर दिया है, सेट 1 to 20 तक का, जिसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर तक तो है ही करंट अफेयर। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर के भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। और इसके अलावा मैंने बेस्ट 300 जिसमें मैंने केवल नवंबर और दिसंबर 2022 के करंट अफेयर लिए है, उसका पूरा कंपाइलेशन टेलीग्राम पर अपलोड है। और चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है, आप वहाँ पे करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।